अगला काउंसलिंग फॉर्मेट जो है वो आशीष का है। और सबसे अद्भुत बात इसमें ये है कि मेरे 10 से 12 साल के टीचिंग टाइमिंग में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई ऐसा स्टूडेंट आया हो जो आपका एनसीईआरटी रीजनिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो। ये आप कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। आशीष का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है और जो सबसे अच्छी और बेहतर बात यहाँ पर ये है कि इनका जो बीएड हुआ है वो एनसीईआरटी रीजनल इंस्टीट्यूट अजमेर से हुआ है। अब आप कहोगे सर ये क्या अलग तरीके के कॉलेज होते हैं? जी हाँ, ये अलग तरीके के होते हैं। आप ऐसे समझो कि एक होते हैं ग्रैंडफादर, उनके नीचे होते हैं फादर, फिर होते हैं चिल्ड्रन यानी बच्चे। तो आप लोग जो बीएड करते हो तो आपको जो प्रोफेसर पढ़ाते हैं और वो जो पढ़ाते हैं एनसीईआरटी जो रेगुलेशन बनाती है, जो नियम बनाती है, उसको मैनेज कौन करते हैं? यही रीजनिंग कॉलेज करते हैं। ये इनका काम होता है रिसर्च करना, रिसर्च में हेल्प करना और इसके साथ में योजनाओं को बनाना और कार्यान्वयन कराना। तो इनका जो बीएड हुआ है ये रीजनल इंस्टीट्यूट अजमेर से हुआ है। मुझे घटना याद आ रही है, हमारे एक प्रोफेसर थे जो एनसीईआरटी रीजनिंग कॉलेज में ही प्रोफेसर थे। एक बार उनकी वाइफ ने कहा कि बेटी की जो है पेरेंट्स मीटिंग है तो आप चले जाइए पेरेंट्स मीटिंग में। तो व्यक्तिगत मैं भी साथ में ही था तो मुझको भी ले गए, बोले चलो पेरेंट्स मीटिंग में चलते हैं। तो नाम लेना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि निष्ठा का उल्लंघन हो जाएगा। तो ये बरेली में बहुत ही माना हुआ कॉलेज था जहाँ उनकी बेटी पढ़ती थी। इसके बाद क्या होता है, जब वो पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं तो एक मैम आती हैं, फ्रेशर जिनको कह सकते हैं, जो फ्रेशर थी, और आने के बाद वो उनको समझाती हैं कि देखिए ये एनसीईआरटी की जो है रूल और रेगुलेशन है, यहाँ पे सीसीई को इस तरीके से समझाया गया है, आपकी बेटी ऐसा कर रही है, हम इसके अंदर ये चीज़ डेवलप करना चाह रहे हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। उसने कम से कम जो सर थे उनको, जो एनसीईआरटी के सर थे, उनको कम से कम उन्होंने 15 से 20 मिनट समझाया और वह मुस्कुराते रहे। कहराने के बाद में पेरेंट्स मीटिंग खत्म हो गई, बोले ठीक है। इसके बाद वो अपने वापस आए तो मैंने उनसे रास्ते में पूछा, सर जो ये आपको एनसीईआरटी की गाइडलाइन बता रही थी या जो सिलेबस के बारे में बता रही थी, सीसीई के बारे में बता रही थी, ये तो आपको भी पता है कि आप ही इस चीज़ में हैं, आप इसमें इन्वॉल्व हैं, आपने इन चीज़ों को बनाते हैं, फिर आपने कुछ बताया क्यों नहीं, कुछ समझाया क्यों नहीं? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बोले यही तो मज़ा है बोध मूर्ख होने में। मूर्ख दो तरीके के होते हैं, एक अबोध मूर्ख होते हैं, एक बोध मूर्ख होते हैं। मूर्ख कोई हमको बनाता है, इसमें क्या होता है, जो अबोध मूर्ख हमको कोई बनाता है तो उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है और सामने वाला हमको बेवकूफ़ बनाकर चला जाता है। लेकिन बोध मूर्ख का मतलब ये होता है कि हमको सब कुछ पता है, सब जानकारी है, ए टू जेड जानकारी है, और इसके बाद क्या होता है, सामने वाला हमको समझाता है ऐसा नहीं ऐसा। तो अबोध मूर्ख होने, जो बोध मूर्ख है उसके होने का मजा ही बहुत ही बेहतर है। तो वो ये कह रहे थे क्या समझाऊं इसको, ये तो खुद नहीं है, क्योंकि हम लोग बनाते हैं, फिर हम में और इनमें अंतर ही क्या रह गया। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे एक जब समय नई टाटा सफारी आई थी, जो टाटा की कार थी टाटा सफारी, बहुत इसका क्रेज था। शुरू में जब ये कार आई थी तो काफ़ी महंगी थी और इसको काफ़ी महंगी होने के कारण इंपोर्टेंट लोग ही खरीदते थे। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने टाटा सफारी खरीदी थी, वो काफ़ी बड़ा व्यक्ति था, रिच पर्सन था, और इसके बाद क्या हुआ, वो उसको रोड पे लेके जा रहा, अचानक उसकी टाटा सफारी जो थी वो टकरा गई। किससे? एक व्यक्ति की छोटी सी कार से। अब टकराने के बाद जो टाटा सफारी जिसकी थी वो बाहर निकला और निकलने के बाद क्या कहता है उस छोटी कार वाले आदमी को, तुमने ये क्या किया, मेरी कार का एक्सीडेंट कर दिया, तुमको पता है ये कार कितनी महंगी है, क्या तुम मुझे इसकी रिपेयर करवा के दोगे या तुम मुझको उसको खर्चा दोगे, क्या दोगे, तुमको दिखता नहीं है क्या? तो उस आदमी ने, जिसका कोई ड्राइवर भी नहीं था, वो अपनी छोटी सी कार में निकला, बोले आपका क्या प्रॉब्लम हुई है? बोले देखिए ये मेरी कार खराब हो गई है, क्या आप इसको सही करवाएंगे? तब वो व्यक्ति कहता है हाँ मैं आपकी कार को सही करवा दूंगा, जो आपकी कार में नुकसान हुआ है मैं आपको सही करवा दूंगा और आवश्यकता पड़ी तो इसको रिप्लेस भी करवा दूंगा। तो जो व्यक्ति की टाटा सफारी थी, तो उन्होंने उत्सुकता के साथ पूछा आपका क्या नाम है, आप कौन है? तो जो कार से, छोटी कार से व्यक्ति निकला था, उसका नाम, उन्होंने कहा कि मेरा नाम है रतन टाटा। जिस कार पे तुम आए हो, जिस कार की तुम बात कर रहे हो, ये मेरी ही कार है। तो इसी को कहते हैं बोध मूर्ख होना। कहने का मतलब ये है कि आपको पता सब कुछ है, तब भी आपको लोग क्या है, बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप उसमें बन रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो एनसीईआरटी रीजनल जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से पढ़ाई करता है, ये 5 हैं, अजमेर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, शिलांग में है और मैसूर में है। तो और दूसरी सबसे खतरनाक बात इनकी ये है कि इनका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो भी हंसराज कॉलेज दिल्ली से हुआ है, ये डीओ के स्टूडेंट हैं।
तो इनके हाई स्कूल इंटर में अच्छे नंबर हैं, ग्रेजुएशन बहुत अच्छी जगह से हुआ है, ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है। तो अच्छा है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। अब इसके बाद जो इनके सीटेट में इनके जो सब्जेक्ट के नंबर है वो कितने हैं, 50% हैं। बस यही काम थोड़ा सा खराब हो रहा है। मुझे कुछ ऐसा लगता है इनका बैकग्राउंड देखने के बाद, अगर मैंने आपको बताया था अपने काउंसलिंग फॉर्मेट में कि आप मुझको अपने LT के और TGT के नंबर बता दीजिए। यानी आप क्या करिए, आप किसी भी साइबर कैफे पे जाइए या किसी भी दुकान पे जाइए जहाँ पे प्रिंट या लैपटॉप या आपके पास खुद है, अगर लैपटॉप प्रिंटर कुछ भी है, तो आप क्या करिए, LT ग्रेड 2018 का एक पेपर प्रिंट आउट करा लीजिए और एक पेपर जो है वो आप TGT का प्रिंट आउट करा लीजिए और ईमानदारी से उस पेपर को आप दीजिए। इसके बाद देखिए कि आपके उसमें कितने नंबर आ रहे हैं, फिर मुझको बताइए कि आपके इतने में से इतने नंबर आए हैं। तो अगर ये आशीष मुझको अपना LT के और TGT के नंबर बता देते तो थोड़ा सा और मैं इनको बेहतर ढंग से समझ पाता, लेकिन मैंने इन्होंने जो अपने सीटेट के नंबर बताए हैं उसके आधार पर मैंने सब्जेक्ट की स्थिति समझी है, वो लगभग 50% आ रही है, जो कि गलत है। तो यहाँ पे लगभग 70 से 80% होनी चाहिए। कोई बात नहीं। इसके अलावा आपका जब हमने काउंसलिंग फॉर्मेट देखा और बैकग्राउंड देखा तो एक चीज़ और गड़बड़ पकड़ में आई कि आप तो देखिए कि आप देखिए शिक्षक दो तरीके के होते हैं, एक वो जो बनाए जाते हैं, एक वो जो ऑलरेडी कंप्लीट ही होते हैं। तो आप जिन जगहों से पढ़े हैं वहाँ शिक्षक बनाए नहीं जाते हैं, वहाँ कंप्लीट शिक्षक ही पहुँचते हैं, वो ऑलरेडी टीचर होते हैं। तो आप एक गलती को ये सुधारिए कि आप केवल शिक्षक भर्ती को देखें, इसके अलावा आप किसी भी भर्ती को ना देखें। ठीक है, आप क्या करें, केवल शिक्षक भर्ती को देखें। शिक्षक भर्ती के अलावा ना SSC देखें, ना MTS देखें, ना कोई CGL देखें, आप कोई एग्जाम देखें ही ना, आप केवल शिक्षक भर्ती का एग्जाम देखें। पहली बात ये नोट करिए कि आपको क्या करना है, केवल शिक्षक, आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि आपको ना SSC देना है, ना CGL देना है, कुछ नहीं देना है, केवल शिक्षक भर्ती देना है। अब आप कहोगे कि सर शिक्षक भर्ती तो यूपी में आ ही नहीं रही है, तो भाई आप sarkariresult.com खोल के देखेंगे तो हर समय ऑल इंडिया में किसी ना किसी राज्य में आपकी भर्तियां चलती रहती हैं, और वो भी TGT में चलती हैं, PGT में चलती हैं। कोई एक आध राज्य नहीं है भारत में, और विभिन्न राज्यों में फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहाँ पे हर महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में शिक्षक भर्ती आती रहती हैं। आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखिए। देखिए, एक बात तो आपकी भी जानते हैं, अगर एक सीट अंडमान निकोबार में है TGT की और आपकी तैयारी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और तैयारी अच्छी नहीं है आप पेपर देने ही नहीं जाओगे। और इसके बाद आपको थोड़ा सा कॉलेज लेवल पे पढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉलेज लेवल पे पढ़ाना। कॉलेज लेवल पे पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह जाओ और शाम को पढ़ा के आओ। जैसे आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स है, तो आपके आसपास जो भी, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, इंटर कॉलेज भी होगा चलेगा, उसमें जाइए और कहिए कि मुझको आपके विद्यालय में 1 घंटा इतिहास पढ़ाना है और 1 घंटा क्या है, अर्थशास्त्र पढ़ाना है। ठीक है, उसकी आप कोई फीस मत लेना, और ये नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहें, अपना समय लगा लीजिए, 2 घंटे का समय जाइए, और जाने के बाद 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ाइए, 1 घंटा अर्थशास्त्र पढ़ाइए। इससे आपके सब्जेक्ट में जो रुचि है वो आना शुरू हो जाएगी। कई बार क्या होता है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके साथ एक समस्या ये आ जाती है कि वहाँ पे कई बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया नहीं जाता है, और वो क्या होते हैं, क्वेश्चन आंसर याद करा दिए, रटा दिए और बच्चे का काम हो गया। तो हो सकता है कि एनालिसिस लेवल आपका अच्छा ना हो, या आपने एनालिसिस लेवल पर ज़्यादा काम ना किया हो, क्योंकि अगर आप LT के एग्जाम के नंबर या आप TGT के नंबर मेरे को बता देते तो मैं थोड़ा सा और समझ लेता कि वहाँ स्थिति क्या है। जैसे इससे पहले मैंने जब काउंसलिंग की थी तो उस स्टूडेंट ने मुझे अपने LT के नंबर भी बता दिए, TGT के नंबर भी बता दिए, सुपर टेट के ही बता दिए, एडिट जूनियर के ही बता दिए, तो मुझे काफ़ी आसानी हो गई स्टूडेंट को समझने में। तो आप क्या करें, पहला काम तो ये करें कि आप कोई भी अन्य भर्ती ना देखें, आप शिक्षक भर्ती देखें, फिर वो चाहे किसी राज्य में मिलें, और आपके आसपास जो भी इंटर कॉलेज हो वहाँ पे आप 1 घंटा हिस्ट्री, 1 घंटा अर्थशास्त्र पढ़ाएं। आपकी शुरुआत वहीं से हो जाएगी। इसके बाद आप कहना है कि समस्या का समाधान जो है वो आप बुक से या यूट्यूब से करते हैं, तो मेरे भाई बुक से समाधान नहीं होता। अगर किसी को भी अपनी समस्या का समाधान करना है तो हर जिले में राजकीय इंटर कॉलेज हैं, हर तहसील में राजकीय इंटर कॉलेज हैं। आप जिसको GIC कहते हैं, ठीक है, अगर GIC नहीं तो GGIC होगा, तो वहां पे आप जाइए और जाने के बाद अपने संबंधित शिक्षक से अपनी समस्या का समाधान करिए। वो आपकी बात सुनेंगे भी, आपकी समस्या का समाधान भी करेंगे, आपको बिठा के बात भी करेंगे। ठीक है, वो आपको मना नहीं करेंगे।
तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो वह अपने आसपास के राजकीय इंटर कॉलेज में जाए और वहां जो भी उसके सब्जेक्ट का टीचर है उससे समाधान कर सकते हैं। और यूट्यूब पे समाधान हो सकता है, जेन्युइन लोग होते हैं। यूट्यूब पे तो बहुत से लोग हैं, सब दुकान खोले बैठे हैं, पर आपको ये देखना है जो आपके फील्ड का एक्सपर्ट है, जो आपको बता सके। इसके बाद आपकी रुचि अच्छी है नोट्स बनाना, पर आपने यही नहीं बताया आप नोट्स बनाते कैसे हो, आपका नोट्स बनाने का स्टाइल क्या है, थोड़ा सा आप बता देते तो अच्छा रहता। कोई बात नहीं, चीज़ हमें आपकी समझ में आ गई। तो पहला काम क्या करना है कि आपको केवल शिक्षक भर्ती देखना है, और अगर मन ये करे कि उत्तर प्रदेश में आ ही नहीं रही तो आप तो भाई अजमेर से आपने बीएड किया है, ग्रेजुएशन आपने दिल्ली से किया है, तो आपको मतलब ही क्या, आप तो ऑल इंडिया देखोगे फिर आराम से। अगला जो है समस्या समाधान के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी राजकीय इंटर कॉलेज के शिक्षक से बात कर सकते हैं। रुचि आपकी अच्छी है, नोट्स बनाना बढ़िया है। अब इसके बाद थोड़ी सी हम बात और करते हैं। अभी आपकी जो समस्याएं हैं, क्वेश्चन है, उनका भी हम समाधान करेंगे, लेकिन थोड़ा सिस्टम हम समझ लेते हैं सिस्टम क्या है। अब आपकी दूसरा जो क्वेश्चन ये है कि आपके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है, आपके पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है किसका, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का। वैसे तो आपकी मर्जी है, ठीक है, आपने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स लिया, लेकिन अगर आप हिस्ट्री के साथ पोल्ट्री ले लेते तो सोने पर सुहागा हो जाता। यानी अगर आप हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करते तो आपकी 50% पोल्ट्री हो जाती। अगर आप पूरी पोल्ट्री तैयार करते तो आपकी 50% हिस्ट्री हो जाती। चलो कोई नहीं, जो है बढ़िया है, कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब आपको जो है अर्थशास्त्र में 2 तरीके की बुक लेना पड़ेंगी, ठीक है। एक बुक लेना पड़ेगी आपको, वो क्या लेना पड़ेगी, एकेडमिक बुक, एकेडमिक, जो आपकी एकेडमिक बुक होती हैं। और दूसरी आपको जो मूल किताबें हो गई या आपकी संदर्भ बुक, ठीक है, जिसको कॉन्टेक्स्ट बुक कहते हैं, बेसिक बुक कहते हैं, लेना पड़ेगी। तो एक तो अर्थशास्त्र की आप एकेडमिक बुक ले लीजिए, एकेडमिक में कुछ नहीं है, हाई स्कूल इंटर की ले लीजिए, हाई स्कूल की मत लीजिए, इंटर की ले लीजिए, ठीक है। यूपी बोर्ड, वैसे तो आप सीबीएसई बोर्ड के हो, लेकिन भाई मर्जी है, अब वही वाली बात आ रही है। अगर आपकी ग्रामर पे अच्छी पकड़ है, भाषा पे अच्छी पकड़ है, आप समझ पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास बुक होंगी। तो आप क्या करिए, आपकी जो ग्रेजुएशन की बुक हो गई, और कौन सी है, इंटरमीडिएट की, वो आप ले लीजिए एकेडमिक की, ठीक है। इसके बाद आपको अर्थशास्त्र के लिए मिश्रा एंड पुरी करके बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक है, किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है। इसके बाद एसएन लाल की बुक भी अर्थशास्त्र के लिए बहुत बढ़िया है। ये सारी ही बुकें आपको लेना पड़ेंगी। अब आप कहोगे सर मिश्रा एंड पुरी की भी भारत का मतलब अर्थशास्त्र की है, एसएन लाल भी अर्थशास्त्र की, दोनों में अंतर क्या है। देखो भाई, ये किताब अगर आप पूरी पढ़ लेंगे, एसएन लाल, और इसके बाद आप मिश्रा एंड पुरी पढ़ेंगे, तो आपको 30% मटेरियल डिफरेंट और अलग मिलेगा। वही तो सारा खेल है, जो अलग और डिफरेंट मटेरियल होता है, वही क्वेश्चन वहीं से एग्जाम में आते हैं, तब आप उसको अच्छे से कवर कर पाओगे। इसके अलावा आपको आर दत्ता की लेना है, फिर केपीएम सुंदरम की लेना है, उमा कपिल की लेना है, झीगन की लेना है, एचएल आहूजा की लेना है, और एक यूनिक पब्लिकेशन करके आती है, या स्पेक्ट्रम, आपने देखे होंगे, बड़ी सी किताब होती है, उसके 6-7 टुकड़े होते हैं, तो उसका एक टुकड़ा होता है अर्थशास्त्र का। तो आपको इकोनॉमिक्स का यूनिक पब्लिकेशन करके आप ले सकते हैं, रिव्यू आप यूट्यूब पे कर सकते हैं। फिर बौद्धिक पब्लिकेशन की आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये 9 किताबें आपको अर्थशास्त्र की लेना है। इसके बाद इतिहास के लिए आपको क्या लेना है, अलग अलग लेना है। पहले तो आप एकेडमिक ले लीजिए, इंटर की ले लीजिए, और ग्रेजुएशन की ले लीजिए, ठीक है, हो सके तो पीजी की देख लेना। अब इसके बाद जो आपकी जो कॉन्टेक्स्ट बुक हैं या बेसिक किताबें हैं, तो उसमें आप क्या करिए, प्राचीन भारत के लिए 2 किताबें ले लीजिए, ठीक है, अलग अलग। एक केसी श्रीवास्तव की ले लीजिए, एक झा एंड श्री माली की ले लीजिए। ये हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही में आती हैं, जिसमें चाहे उसमें ले सकते हैं, ठीक है। प्राचीन इतिहास के लिए केसी श्रीवास्तव, झा एंड श्री माली की ले लीजिए, और मध्य भारत के लिए हरिश्चंद्र की ले लीजिए, और एलपी शर्मा की। हरिश्चंद्र की 2 टुकड़ों में आती है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, दोनों आप ले लीजिए। और आपकी एलटी शर्मा की ले लीजिए। आधुनिक इतिहास के लिए हो सकता है 4 किताबें भी लेना पड़े या 5 भी लेना पड़े, क्योंकि जितने अधिक क्वेश्चन आते हैं वो आधुनिक इतिहास से आते हैं, जिसका बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। तो इसकी किताबें आपको थोड़ी सी 2 से अधिक लेना पड़ेंगी। एक यशपाल और ग्रोवर की ले लीजिए, इन दोनों की ज्वाइंट में भी आती है, अलग भी आती है, ज्वाइंट में ले लीजिए यशपाल और ग्रोवर की। एक बिपिन चंद्र की ले लीजिए, आपके यहाँ के ही है बिपिन चंद्रा की ले लीजिए, और दूसरी सुमित सरकार की बुक बहुत अच्छी है। इसके बाद बौद्धिक पब्लिकेशन की ले लीजिए, यूनिक पब्लिकेशन की ले लीजिए। तो ये मैंने आपको बता दिया बुक लिस्ट, ठीक है। तो ये आपकी बुक लिस्ट हो गई। अगला आप क्वेश्चन करेंगे कि हमको बता दीजिए प्रैक्टिस सेट कौन कौन से लेना है, ठीक है, या क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक जो है वो आप जो है वो कई में लेना पड़ेंगे। एक तो आप एलटी का ले लीजिए, ठीक है,
और दूसरा आप जीआईसी प्रवक्ता का ले लीजिए, तीसरा आप जीडीसी का ले लीजिए। क्वेश्चन बैंक का एक ग्रुप आपको ये खरीदना पड़ेगा, दूसरा ग्रुप आपको टीजीटी यूपी टीजीटी, तीसरा पीजीटी और चौथा असिस्टेंट प्रोफेसर, ये आप ले लीजिए। ठीक है, ये ग्रुप का ले लीजिए। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट ग्रुप आपको लेना पड़ेगा आपका कंबाइंड ले लीजिए, जिसमें आपके नवोदय के, केबीएस के, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भर्ती होती है उसके आते हैं। और एक आप यूजीसी नेट का ले लीजिए। इतने आपको क्वेश्चन बैंक खरीदने पड़ेंगे। यूथ पब्लिकेशन के भी आते हैं, घटना चक्र के भी आते हैं, जो आपको सही लगे वो ले लीजिए। यूथ का बढ़िया है। ठीक है, देखिए मैं एक बात तो ये कहता हूँ कि बाजारू किताबों से दूर रहिए, और एक तरफ मैं कहता हूँ आपको नाम लेके इस पब्लिकेशन का, तो देखो भाई ये कोई मटेरियल नहीं होता है जो आपके क्वेश्चन बैंक होते हैं, जो तो कोई भी हमको अच्छे से उपलब्ध करा दे, बढ़िया डिस्क्रिप्शन के साथ, बात खत्म। तो आपको इतने लेना है। अब करना कैसे, पढ़ाई कैसे करना है आपको। अब जैसे इतिहास का कोई भी टॉपिक है या अर्थशास्त्र का टॉपिक है, ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है गरीबी। क्या है? गरीबी। तो गरीबी जो है अर्थशास्त्र का एक प्रसिद्ध टॉपिक है जहां से क्वेश्चन खूब आते हैं। अब आपको क्या करना है, इन किताबों में पता लगा मिश्रापुरी में भी गरीबी है, एस एन लाल में भी गरीबी है, यहाँ भी गरीबी है, तो यहाँ पे जो ये तीनों टॉपिकों में है तो आपको डिफरेंट मटेरियल मिलेगा। अब आपको एकदम किताब नहीं पढ़ना है, आपको ये देखना है कि एलटी ग्रेड के 5 से 6 साल के पेपरों में गरीबी के क्वेश्चन कहाँ से आए, जीआईसी में कितने क्वेश्चन आए गरीबी से, और जीडीसी में कितने आए, टीजीटी में कितने आए, पीजीटी में कितने आए, असिस्टेंट प्रोफेसर में कितने आए, कंबाइंड में कितने आए, नेट। इसके बाद आप एक पेज लेंगे, हो सकता है आपका मटेरियल 1 पेज में आ जाए, या हो सकता है आशीष आपका मटेरियल जो है 2 से 3 पेज में आए। तो यहाँ पे आप लिखोगे टॉपिक का नाम गरीबी, और इसके बाद आप लिखोगे एलटी, तो एलटी के क्वेश्चन यहाँ, फिर जीआईसी के क्वेश्चन यहाँ, टीजीटी के यहाँ, पीजीटी के यहाँ, 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में, जितने भी पेज हैं वहाँ पे जितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं इस टॉपिक संबंधित वो आप वहाँ मेंशन करोगे। अब आपको सटीक पता लग जाएगा कि अब आपके पास किताबें भी 4-5 हैं। अब गरीबी टॉपिक कहाँ मिलेगा? बौद्धिक पब्लिकेशन में भी है, यूनिक पब्लिकेशन में भी है, आहूजा में भी है, और एस एन लाल में भी है, मिश्रा एंड पुरी में भी है। चारों किताबें खोल के बैठ जाओ और एक तरफ ये क्वेश्चन खोल के बैठ जाओ। अब आपको सटीक पता लगेगा कि एग्जामिनर ने किस किताब से क्वेश्चन को उठाया है। तो ये आपको क्वेश्चन बैंक समझ में आ गया, आपको बुक लिस्ट समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन पे। आपका पहला क्वेश्चन है नींद नहीं आती। तो भाई नींद किसी को नहीं आती है, क्योंकि नींद ना आने के 2 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि आप बहुत ज़्यादा दबाव में हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो, इस कारण से आपको नींद नहीं आती। दूसरा ये कि आप बहुत ज़्यादा फ्री हो, आपको कोई काम ही नहीं है, तब आपको नींद नहीं आएगी, आप कुछ करते ही नहीं हो। तो आपकी जो नींद ना आने का कारण ये है कि आपके पास होमवर्क नहीं है। अब मैंने आपको होमवर्क क्या बताया, इतनी किताबें लेके आइए, इतने आपके क्वेश्चन बैंक लेके आइए। अब आपका टॉपिक कहला क्या है, मान के चलिए अर्थशास्त्र का टॉपिक है फसल। फसलों में क्या है? नकदी फसलें। अब नकदी फसलों में है चाय। अब तुम्हें करना क्या है, चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं इतिहास का। जैसे इतिहास में आपका टॉपिक है मगध साम्राज्य। क्या है? मगध साम्राज्य। अब मगध साम्राज्य में आपने क्या करना है, मगध साम्राज्य मिलेगा आपका केसी श्रीवास्तव में, जैंड श्रीमाली में। दोनों किताबें आपने अपने पास खोल के रख ली। अब आपने क्या करा, क्वेश्चन बैंक एलटी का है, टीजीटी का है, जीआईसी का है। अब आप ये देखो कि मगध साम्राज्य की एलटी में कुल कितने क्वेश्चन आए हैं, जीआईसी में कितने हैं, टीजीटी में कितने हैं, पीजीटी में कितने हैं। 1 पेज में जितने भी मगध साम्राज्य के क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो एलटी के हों, टीजीटी के हों, पीजीटी के हों, यूजीसी के हों, कंबाइंड हो, किसी के हों, वो आप 1 पेज में ले लो मगध साम्राज्य के क्वेश्चन। अब आप मगध साम्राज्य पढ़ने जा रहे हो, आपके पास किताब कौन सी है? केसी श्रीवास्तव और झा एंड श्रीमाली। अब आप देखो कि इन 2 किताबों में, और आपके पास और किताब कौन सी है? बौद्धिक पब्लिकेशन की और यूनिक पब्लिकेशन की। किताबें हो गई 4। आपको 4 जगह ये टॉपिक मिलेगा। एक केसी श्रीवास्तव में मिलेगा, दूसरा झा एंड श्रीमाली में मिलेगा, फिर बौद्धिक पब्लिकेशन में मिलेगा, फिर यूनिक पब्लिकेशन में मिलेगा। अब आपके पास क्वेश्चन सारे आ गए मगध साम्राज्य के। अब आप इन 4 किताबों में से देख लो किस किताब में एग्जामिनर ने उठाया है। और आपके पास एकेडमिक भी रखी होंगी, हो सकता है बीए के पार्ट 3 में हो या 2nd में हो। सीधी सी बात है, बीए के पार्ट 1 में क्या होगा? प्राचीन भारत। तो भैया के बीए पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। तो एक किताब 5वीं आपकी जे भी रखी है। अब क्वेश्चन बैंक यहाँ है, जे क्या है? क्वेश्चन बैंक, और जे क्या है? आपका मटेरियल। क्या है? मटेरियल। अब क्वेश्चन बैंक मटेरियल अटैच में आ गया। अब आपने क्या करा, सबसे पहले मटेरियल, फिर टॉपिक छांट लिए, टॉपिकों को नोट कर लिया एक रफ कॉपी पे कि आखिरकार कुल कितने राजा हुए हैं, इसके और टॉपिक क्या हैं। अब बाद में देखा कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन अधिक आए,
जहां से क्वेश्चन अधिक पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप टॉपिक देखते रहो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टॉपिक तैयार करते रहो। तो इस तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं। तो पता है नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि आपके पास होमवर्क नहीं है। तो पहला होमवर्क क्या करना है? मगध साम्राज्य निकालना है, फिर उसमें ढूंढना है किताब में ग्रीन हाइलाइटर लेके कि किस किताब से उसने क्वेश्चन ज्यादा पूछे हैं, कौन से मगध साम्राज्य के अंदर कौन से ऐसे राजा हैं जिनसे क्वेश्चन अधिक आए हैं। इतना काम हो गया। अब आपको क्या करना है? काम करने के बाद में आपका काम शुरू हो गया तो आपको क्या होगी? फिर नींद आराम से आएगी, क्योंकि आपके पास होमवर्क होगा। नींद नहीं आ रही है, अपना काम करिए। लेकिन अगर दिमाग इतना दौड़ाओगे कि पता लगा मगध के एलटी में यहाँ तो आप तो दिमाग तो वैसे ही हिल जाएगा पूरा, फिर दिमाग को रेस्ट चाहिए होगा, फिर आप मटेरियल में ढूंढोगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। ठीक है, तो आपका समाधान यही है कि आप होमवर्क को अलग तरीके से करेंगे। पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर टॉपिक देखेंगे, फिर जिस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन है उसी को नोट्स में बढ़िया करके बनाएंगे। अगली बात कही आपने मैथ और रीजनिंग कमजोर है। देखो भाई, आपका जो सब्जेक्ट है वो एसएसटी है, ठीक है, आपका एलटी का, टीजीटी का, नवोदय विद्यालय का, केबीएस का, ईएमआरएस का, आप जितनी भी भारत में भर्ती परीक्षाएं देंगे वहां पे टीजीटी स्तर पे जो आपका सब्जेक्ट होगा एसएसटी होगा। तो मेरे भाई फिर मैथ रीजनिंग से आपका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपको एसएससी देना ही था, सब देना था, फिर भाई बीएड करने से फायदा क्या है? इसका मतलब साफ है आपको शिक्षक बनना है और आपने इतनी बेहतर जगह से बीएड आप करने को कहीं से कर लेते, पर यहीं से क्यों करा? क्योंकि आपकी मेरिट अच्छी होगी, या आपने कंपटीशन में अच्छे नंबर लाए होंगे, या एंट्रेंस एग्जाम आपका बढ़िया रहा होगा। आप समझ रहे हैं? तो आप क्या करिए, मैथ और रीजनिंग कमजोर है, ये नॉट मैटर, ये आपका कोई मैटर ही नहीं करता, ठीक है। क्योंकि आपका एलटी में मुश्किल से 3 नंबर से 4 नंबर, अधिक से अधिक 3 नंबर या 2 नंबर की ही मैथ रीजनिंग आएगी। चलो हम कहते हैं 4 की आएगी तो उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं। तो ये कोई मसला ही नहीं है कि आपकी मैथ में जो अब है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है। जी हाँ, वो इसलिए क्लियर नहीं हो रहा है, एक तो आपके पास मटेरियल बढ़िया नहीं है, और जिनके पास मटेरियल है तो आपके पास क्वेश्चन बैंक मजबूत नहीं है। अब जो स्टूडेंट क्वेश्चन बैंक में सबसे मगध के क्वेश्चन छांट लिया तो वो एक बात तो समझ गया कि एग्जामिनर मगध चैप्टर से कितना हैवी क्वेश्चन निकाल सकता है, कितना हल्का क्वेश्चन निकाल सकता है, कितने प्रकार का क्वेश्चन बना सकता है, कितनी तरीके से घुमाकर कंफ्यूज कर सकता है, आप सब कुछ जान जाओगे। फिर आप एग्जामिनर के छल कपट प्रपंच में नहीं फंसोगे। तो इस तरीके से जो एग्जाम कंप्लीट नहीं होते उसका पहला कारण तो यह है कि आपके पास क्वेश्चन बैंक, भाई बहुत से लोग क्या करते हैं, एलटी कर रहे हैं, एलटी का लिया भैया उससे समाधान नहीं होगा। कुछ बेचारे टीजीटी कर रहे हैं, टीजीटी का लिया, तो आपको पूरा क्वेश्चन बैंक चाहिए। क्या चाहिए? पूरा क्वेश्चन बैंक। तो आपका एग्जाम इसलिए क्लियर नहीं हुआ आशीष, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, दूसरा आपके पास अच्छा मटेरियल नहीं है। अब जो एच.एल. आहूजा बहुत मस्त बुक है, एस.एन. लाल की तो पूछो मत, हर चैप्टर पे बुक है आपकी, झींगन की भी बहुत अच्छी बुक है, यूनिक पब्लिकेशन की तो बात ही क्या है, ये मूल किताब है, ये आपकी एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट बुक इसे कह सकते हैं, ठीक है, जिसको काट छाट के बनाया गया है, और ये आपकी सब रेफरेंस बुक हैं। तो इस तरीके से आपके पास अच्छा मटेरियल होना चाहिए। इसके बाद नोट्स एक डायरेक्शन में बनना चाहिए। नोट्स बनाने का मतलब ये, आपने मगध साम्राज्य में क्या करा, इन सब किताबें जो भी 4 से 5 किताबें हैं आपने देख लिया कि इन सब में टोटल टॉपिक कितने हैं, यानी टॉपिक के अंदर मगध साम्राज्य के अंदर कितने हेडिंग है, कितने हेडिंग है, कुल कितने राजा हैं। हो सकता है किसी एक किताब में हेडिंग ज्यादा हो। अब आपके पास जो हेडिंग आ गए, क्या आ गए जी, हेडिंग आ गए। अब हेडिंग के आगे ही आपने देख रखा है कि यहां पे अगर मगध साम्राज्य का जो राजा है चंद्रगुप्त मौर्य है। अब देखो आप, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, ठीक है, या कोई भी XYZ राजा कोई भी हो सकता है, घनानंद हो गया, कोई हो गया। अब उस साम्राज्य के राजा घनानंद से कुल कितने क्वेश्चन आए, कहां कहां, एलटी में, जीआईसी में, पीजीटी में, टीजीटी में, वो आपने लिस्टिंग कर लिया। अब आपको पता लग गया कितने हैं। अब आप देखो कौन सी किताब में ये चीज टच कर रही है, उसी किताब से आपने नोट्स बना लिया, ठीक है। यानी क्वेश्चनों को दिमाग में रख के आप क्या करते हो, नोट्स। इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जूते का काम करता है, ठीक है, उसकी जूते की फैक्ट्री है, या वो जूते का डिजाइन बनाता है और वो मार्केट से जा रहा है, तो उसकी नजर कहां पड़ेगी, लोगों के सर पे, लोगों के कपड़ों पे, लोगों के ब्यूटी प्रोडक्ट पे, या उनके मेकअप पे। उसकी नजर केवल लोगों के जूतों पर जाएगी, उसे पूरे मार्केट में लोगों के जूतों के अलावा कोई दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो जूतों का क्या बनाता है, डिजाइन बनाता है। तो आप जब पहले ही टॉपिक के क्वेश्चन देख लोगे तो इस मटेरियल में जितना कचरा है उस पर आपकी नजर नहीं जाएगी, आपकी नजर केवल उस चीज पे जाएगी जहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन दबाए हैं। और नोट्स बनाते हुए आपको उस जगहों को अच्छे से नोट्स में बनाना है, नोट्स में लिखना है जहां से अधिक क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके से आप एक करेंगे तब क्या होगा,
आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। एग्जाम पास करने का सही तरीका क्या है, अगला क्वेश्चन है। तो भाई एग्जाम पास करने का सही तरीका यही है कि आपके पास अच्छा मटेरियल हो और पूरा क्वेश्चन बैंक हो। फिर आप ये देखो कि अगर चंद्रगुप्त को मुझे पढ़ना है तो मुझे पहले वो क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे जो चंद्रगुप्त से आए हैं, फिर उन क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग मुझे पता लग जाएगा कौन सा मटेरियल है, उसी को ऐड करके नोट्स बनाना है। इस तरीके से क्या होगा, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, फिर आपको नींद भी बढ़िया आएगी और इसके बाद आपके पास टाइम तो बचेगा ही नहीं। अरे करके तो देखो, जो लोग क्या करते हैं तैयारी करने के बाद फिर 10 ईयर हल करते हैं कि यार हम 10 ईयर लगा रहे हैं, बहुत काम तुम पहले कर लो ना, फिर देखो क्या फायदा होता है। अगला है कि आपको सही दिशा चाहिए, तो भाई दिशा यही है, आप बुक लिस्ट मजबूत करिए, क्वेश्चन बैंक मजबूत करिए, इसके बाद ये देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं क्या है, और यही गाइडेंस है। ठीक है, अब आपको क्या है, सही दिशा और गाइडेंस चाहिए। ठीक है, तो सही दिशा गाइडेंस में सबसे पहला आपको काम आशीष क्या करना है, मैं आपको समझाता हूं कि आपको जो है वो क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले आशीष ये देखो कि यूपी में जिस तरीके की स्थिति चल रही है जॉब को लेकर, तो मुझे तो लगता नहीं कि कुंभ के मेले से पहले कुछ हो जाए, और हो सकता है कुंभ के मेले के बाद भी कोई ना कोई नई समस्या खड़ी हो, क्योंकि मेरा भरोसा पूरा उठ गया है कि भर्ती आएगी नहीं आएगी क्या होगा। अब समझदार आदमी वो है, समझदार स्टूडेंट वो है जो ऑल इंडिया के एग्जाम को लेकर चले, कि वो अपना सिलेबस तैयार करे, अपनी तैयारी करे और ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब निकले और वो उसको क्वालिफाई कर सके। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है आशीष, पहला काम तो ये करना है कि आपको किसी भी दुकान पे जाके एक एलटी का पेपर प्रिंट आउट करा लेना है और एक टीजीटी का पेपर प्रिंट आउट करा लेना है, और ईमानदारी से जितना टाइम इसमें मिलता है उतना टाइम लगा के इन दोनों पेपरों को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपको मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में नंबर बता देना, 2 तरीके से नंबर बताना है। एलटी में एक आता है जीएस, तो जीएस में आपके 30 में से कितने हैं ये बताना है, और आपका आता है सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में 120 में से कितने हैं ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, इसके बाद दोनों के नंबर जोड़ के बताना है कि 150 में से आपके कितने नंबर आए हैं, कि 150 में से आपके कितने नंबर आए हैं ये आपको बताना है। ठीक है, और आगे इसकी परसेंट निकाल के बताना है, तब हमें सटीक पता लगेगा आप कितने पानी में हो। ठीक है, तो पहला काम तो आपका यह है आशीष कि आपको यह पता लगाना है कि आप कितने पानी में हो, पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको ये देखना है, आपकी ये गाइडेंस और दिशा चल रही है कि आखिरकार कितने एग्जाम हैं जहां आप अप्लाई कर सकते हो, आप कितने एग्जाम है जहां आप अप्लाई कर सकते हो। आपको नहीं पता, अगर आप केवीएस के एग्जाम में बैठ जाओ और केवीएस का एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और वो आपकी अगर उसमें मार्कशीटों में ये देख ले रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ अजमेर, तो आपका तो इंटरव्यू हो ही गया, फिर तो आपसे बात ही नहीं होगी ना, आपका इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन हो गया। अब मेरी बात समझ रहे हो, आप जिस जगह से आए हो बहुत गुड जगह हैं वो, तो आप ये देखो कि आप कितनी जगह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला तो आप यूपी एलटी में अप्लाई कर सकते हो, यूपी एलटी ग्रेड में। दूसरा आप अप्लाई कर सकते हो यूपी टीजीटी में। तीसरा आप अप्लाई कर सकते हो EMRS, जानते होंगे एकलव्य आदर्श विद्यालय जो होते हैं। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो केवीएस में, इसके बाद अप्लाई कर सकते हो एनबीएस में। ठीक है, इसके बाद अप्लाई कर सकते हो डीएसएसबी में, और ठीक है, और भी इसके बाद गेल भेल सेल उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, उनके कॉलेज होते हैं। सार्वजनिक उपकरणों के अपने विद्यालय होते हैं। इसके बाद आपका आश्रम पत्ती के इंटर कॉलेज होते हैं, आप वहां अप्लाई कर सकते हो। अब आप करो क्या, आप दूसरे नंबर पे ये करो, केवल एलटी और टीजीटी और EMRS इन तीनों का सिलेबस व्यवस्थित कर लो, यानी इसका सिलेबस निकाल लो, इसका सिलेबस निकाल लो, इसका, और ये देखो ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो तीनों सिलेबस में कॉमन है, ऐसे टॉपिक, और उन टॉपिकों की लिस्ट बना लो जो भी क्या है समान है। ठीक है, जो एलटी में भी है, जो टीजीटी में भी है, जो EMRS में भी है। कर लिया, करने के बाद आप क्या करो, टॉपिक निकल लिया है, उस टॉपिक के बाद आप मटेरियल, ठीक है, अपना मटेरियल कलेक्ट कर लो, मटेरियल ले लो। मटेरियल लेने के बाद आप क्वेश्चन बैंक ले लो, और क्वेश्चन बैंक लेने के बाद मटेरियल एक तरफ और क्वेश्चन बैंक एक तरफ, और ये पता लगा लो कि आखिरकार जो टॉपिक हैं उस टॉपिक में क्वेश्चन बैंक में कुल कितने क्वेश्चन आए हैं, यानी जो आप टॉपिक पढ़ोगे उसमें अब तक एग्जामिनर ने कितने क्वेश्चन पूछे, कैसे पूछे, इनको समझ लो, और फिर इसके हिसाब से अपने नोट्स बना लो।
क्या बना लो, नोट्स बना लो। और नोट्स बनाने के बाद बात खत्म नहीं होगी। नोट्स बनाओ तो एक काम ये करना कि जैसे 2 पेज होते हैं तो एक पेज एक तरफ का क्या रखना, खाली रखना। ये क्या रखना, खाली रखना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, नोट्स बनाना। अब इसके बाद क्या होगा कि आपको फिर इसमें चिंतन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, और इसके बाद कुछ अपडेट करना होगा। तो आप यहाँ इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। और इसके बाद अपना रिवीजन करते रहिए, चिंतन करते रहिए। बुक बहुत अच्छी है, आपका निश्चित रूप से LT में, TGT में, EMRS में, और जब ये सिलेबस तैयार हो जाएगा तो TGT KVS का भी हो जाएगा, TGT NBS का भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करिए, और आपको कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।